क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है। अपने बच्चों का एडमिशन मिनर्वा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का गौरव बना इस स्कूल में कई बच्चे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बने हैं तो सैकड़ों बच्चे रेलवे, सेना, बैंक आदि में नौकरी कर रहे हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनर्वा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सीवान। नागरिकता संशोधन कानून पर रविवार को सिवान सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी व गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक राम ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में मिथिलेश तिवारी ने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि यह कानून भारत में रहने वाले किसी भी धर्म मजहब के लोगों के लिए अहित नहीं करेगा, सबके पक्ष में है, लेकिन विपक्षी दल यहाँ के अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को बरगला रही है। लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने पैदा की है, उसके लिए आवश्यकता है इस बात की कि भाजपा के लोग तो इस विषय को बता ही रहे हैं। आम लोगों से हम लोगों की अपील है कि इस विषय को ठीक ढंग से समझें और लोगों के बीच समझाएं। ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, ये 10वां संशोधन है, ये कोई पहला संशोधन नहीं है। और ये पहली बार 1955 में नागरिकता संशोधन कानून बना था। आजादी के बाद 1955 के बाद पहला संशोधन 1955 में हुआ और उसके बाद ये 10वां संशोधन है। 1959 में भाजपा की सरकार देश में नहीं थी, दलाई लामा भारत आए थे और तिब्बत शरणार्थियों के लिए कानून बनाया गया था और उनको भारत की नागरिकता दी गई थी। तब तो किसी ने हंगामा नहीं किया। जो कानून आज हमने पास किया है उसका डिमांड मनमोहन सिंह जी संसद के राज्यसभा में कर चुके हैं और 1947 से देश में जो बाकी धर्मों के लोग आए, जो भेगा बॉन्ड की जिंदगी जी रहे थे, उस समय से वो डिमांड कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दी जाए और उनकी नागरिकता के लिए अगर यह बिल हमारी सरकार ने पास किया तो इसका स्वागत होना चाहिए था, इसका कहीं से विरोध नहीं होना चाहिए। में जो भारत का विभाजन हुआ, यह विभाजन नेहरू जी के कारण हुआ। इस विभाजन की जिम्मेवार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है और जिस कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया, वही कांग्रेस पार्टी आज देश में हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना चाहती है। ये पूरी तरह से अब कंफर्म है। इसका बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी लियाकत समझौता हुआ, आपको याद होगा। नेहरू लियाकत समझौता के नाम से वो प्रसिद्ध है और उसमें यही समझौता हुआ कि जिस देश में जो अल्पसंख्यक है वहां की सरकार उनकी रक्षा करेगी। उस समझौते का जो मूल विषय था वो यही था। जब 1947 में भारत पाकिस्तान बंट गया तो पाकिस्तान में लगभग 23% के आसपास गैर मुस्लिम आबादी गई और भारत में जो मुस्लिम आबादी रह गई उसका जो परसेंटेज था उस समय 9.7 था। भारत में जो आबादी थी वो उसका प्रतिशत बढ़ गया और जो पाकिस्तान में जो गैर इस्लामिक लोग थे उनकी आबादी 23% से घटकर 1.7% हो गई। अगर ये 1.7% हुई तो या तो वो लोग मारे गए, या वो वहां से पलायन कर गए, या वो कन्वर्ट हो गए। आज की जो सरकार है, यह अगर विषय संसद के सदन में यह सरकार जिम्मेवारी पूर्वक रख रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में इसका कारण बताएगी? भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है। उस पार्टी ने अटल जी के शासनकाल में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया। ये इस बात का प्रमाण है कि वी आर नॉट एंटी मुस्लिम, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। अटल जी के समय अगर हमने राष्ट्रपति बनाया तो इस बात का प्रमाण है कि हम मुसलमान को भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने
तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 8 महीने बाद तक इस देश का आईबी का चीफ कौन था? देश में जब प्रधानमंत्री का शपथ होता है तो सबसे पहले आईबी, गृह मंत्रालय, इन सब के अफसर बदल दिए जाते हैं। लेकिन उस समय आईबी के जो चीफ थे उनका नाम था आसिफ इब्राहिमी। और उनको मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कुर्सी होती है आईबी चीफ का होता है, वहां से सारे इनपुट आते हैं। और मोदी जी अगर एंटी मुस्लिम होते तो आईबी चीफ 1 घंटा के अंदर बदल देते। पावर है प्रधानमंत्री को बदलने का। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आईबी चीफ एक मुसलमान को 8 महीने तक रखा, इसलिए कि जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब उनके जगह पर किसी दूसरे को लाया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि वी आर नॉट एंटी मुस्लिम। साथ में उसमें हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख, ये जो 6 धर्मों के लोगों को हमने जो दिया है, ये इसलिए दिया है कि जो ये बाकी 3 देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो और चाहे बांग्लादेश हो, ये तीनों देश इस्लामिक कंट्री है। और यही नहीं, दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें 46 ऐसे देश हैं जो पूर्णतः मुस्लिम राष्ट्र हैं। जिन्ना नेहरू और लियाकत समझौता हुआ, उसका जो मूल विषय था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा करेंगे। जब हमको लगा कि किसी कारण से उस समय हमारे देश का ये 6 धर्मों के मानने वाले लोग पाकिस्तान में चले गए और उनकी वहां की सरकार अनदेखी कर रही है, सरकार उनको कन्वर्ट कराने में लगी है, सरकार उनकी जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है, उनके घर के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे देश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होके आए, इस शब्द को थोड़ा गौर से उस पर लगाइएगा, जो भी इन 6 धर्मों के लोग इस्लामिक कंट्री, तीनों देशों से, जो तीनों देश इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं, इन तीनों देश से जो भी ये 6 धर्म के लोग भारत में आएंगे, हम उनको अपनाएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। इस कानून का मूल भावना यही है। अब कहा जा रहा है कि मुसलमान को क्यों नहीं कर रहे? अरे साहब, मुसलमान तो वहां बहुसंख्यक है, हमने यह कानून ही अल्पसंख्यक के लिए बनाया है। यह कानून कंप्लीट अल्पसंख्यक के लिए, और बहुसंख्यक क्यों भाग के आएगा अपना देश को छोड़ करके? बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम है, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम है, पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम है, वो वहां से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होना नहीं है उसको, तो उसको भारत में आने की जरूरत क्या है? 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतवर्ष में आज के डेट में हैं। 2 करोड़ से ज्यादा। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि हम इस्लामिक कंट्री के लोगों को ला करके देश भारत में बसाएं। यहां पर आज भारत की अपनी सभ्यता संस्कृति है, जिसके कारण दुनिया में जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, विश्व स्तर पर जो उसमें कम से कम 4, मेरे हिसाब से 4 ही है, हाँ, दुनिया के 4 सीईओ भारत से हैं। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दुनिया में, उसमें 4 सीईओ भारत ने दिया है। पाकिस्तान ने क्या दिया है? लश्कर तैयबा का चीफ, आईएसआई का चीफ। तो क्या हम पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और आईएसआई को भारत बसा दें? ये कांग्रेस चाहती है। हम आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो लोग भी आज नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, भारत की भूमि किसी भी कीमत पर लश्कर तैयबा, मदनी जैसे लोगों का, ओसामा बिन लादेन के खानदान का हम कभी भी भारत की धरती पर स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत की सरकार ने कानून उन लोगों के लिए बनाया है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, जो हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आए हैं। हमने यह कानून शरणार्थी के लिए बनाया है, घुसपैठिए के लिए नहीं बनाया है। 2 ही प्रकार के लोग भारत में आए, एक घुसपैठ करके आए और एक शरण लेने के लिए आए। तो जो घुसपैठ करके आए वो भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए आए। उनकी मंशा पूरी तरह से ओसामा बिन लादेन, आईएसआई ऐसे लोगों की मानसिकता है। उनको हम भारत का नागरिक कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो शरण लेने के लिए आए, जिन लोगों को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया,
वो भारत को सर्वधर्म संभाव वाला देश समझ के आए, हम उनको जरूर अपनाएंगे। लेकिन आज जो हाय तौबा मचाया जा रहा है, कोई आज आने वाले को थोड़े हम ले रहे हैं। हमने इस कानून में प्रावधान किया है कि 31 दिसंबर 2014 तक, 14 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 14 में ही आई और उसके पहले उनकी सरकार थी 10 साल तक। उनके सरकार के समय तक जो लोग भी इस भारत में आए, जिसकी नागरिकता की बात मनमोहन सिंह जी करते थे राज्यसभा में, उनके लिए हमने ये कानून बनाया है। तो 31 दिसंबर 2014 तक जो भी शरणार्थी भारत आ चुके हैं, उनको यह नागरिकता 2020 तक हम दे देंगे। भारत के किसी मुसलमान को इस कानून से कोई खतरा नहीं। भारत का मुसलमान को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। भारत के जो मुसलमान हैं, कांग्रेस के पास वोट खत्म है। सबका साथ सबका विकास, अगड़ा भी हमारे साथ, पिछड़ा भी हमारे साथ, अति पिछड़ा भी हमारे साथ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के विकासात्मक कार्य से प्रभावित होकर के मुस्लिम भी अब नरेंद्र मोदी जी के साथ जब चलने लगा, तो कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र करके मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने का यह जो नायाब तरीका अपनाया है, इसमें सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता है कि भारत के मुस्लिम सावधान होकर कांग्रेस पार्टी के इस चाल को समझे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को एक बार पढ़ें। अभी तक देश में जितने प्रधानमंत्री बने वो राज भोगने के लिए बने, और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश की एक एक समस्या को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। धारा 370, इसका भी विरोध कांग्रेस कर रही है। जम्मू कश्मीर के हालात अगर ठीक हो गए तो नरेंद्र मोदी जी के साहसिक फैसले के कारण हुए, और ये हमारा कोई आज का एजेंडा नहीं था। हमने भाजपा का जब जन्म हुआ, जनसंघ के समय से ही हम लोगों ने कहा है हमेशा, तो जब हमारे पास पावर आया हमने 370 खत्म कर दिया। कहां छुप के किया, कहां चुपके किया, हमने तो ताल ठोक करके किया। भारत के लोगों से आशीर्वाद मांगा, जब आशीर्वाद मिला हमने 370 खत्म कर दिया। स्पीकर जी को भगवान का दर्जा दिया गया इस भारत में, और हमारे पहले कानून मंत्री जिनको हमने भगवान बना दिया, और उनके पहले कानून मंत्री थे, उनको उन्होंने पलायन करा दिया भारत में, और भारत में रहने के लिए मजबूर हो गए। ये भारत और पाकिस्तान जानता है। और एक विषय और इसमें ऐड करके कि आज जो संविधान बचाने के लिए कुछ नेता सड़क पर उतरे हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि संविधान की मूल अवधारणा है टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही संविधान की मूल अवधारणा है। तो जब संविधान की मूल अवधारणा को हम मान रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का जन्म होता है लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव तक पहुंच जाती है। कांग्रेस का जन्म होता है नेहरू जी से और राहुल गांधी तक पहुंच जाती है। मायावती का जन्म होता है और मायावती तक ही रह जाती है। मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है राजनीतिक दल से सपा का डिंपल यादव तक पहुंच जा रहा है। ये कौन से संविधान मानने वाले लोग हैं? इनका संविधान है टू द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। और हमारा जो संविधान है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू किया हमने, और हम अमित शाह और जेपी नड्डा तक पहुंच गए। संविधान को मानने वाली अगर कोई एक राजनीतिक दल है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो संविधान हमारे हाथ में सुरक्षित है। ये परिवार और वंशवाद को बढ़ावा देने वाले के हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं हो सकता है। आज हम उसी संविधान की मूल अवधारणा के आधार पर जब देश में काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि जब देश के लोग इस संविधान को समझ जाएंगे, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, तो इनका टू द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली समाप्त हो जाएगा। बस एक ही इसी बात की इन लोगों को चिंता है।